खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। अलवर में पार्किंग स्थलों के अभाव और अतिक्रमण से चौपट हुए इंतजाम। आबादी बढ़ने के साथ बढ़े खरीदार और वाहन, लेकिन नहीं बढ़ी व्यवस्थाएं। ज्वेलर शॉप का ताला तोड़ 16 लाख के जेवर किए पार। चावड़पाड़ी में हुई घटना से झलके चोरों के बुलंद हौसले। नगर निगम के राजस्व अफसर को जयपुर में किया ट्रैप। ACB ने 3 लाख की रकम बरामद कर की कार्रवाई। और किसान यूनियन ने मिनी सचिवालय पर किया धरना प्रदर्शन। दिन में बिजली सहित उठाई कई मांगे। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर शहर में आबादी बढ़ने के साथ ही बाजारों में खरीदार भी बढ़े हैं और वाहनों की संख्या भी, लेकिन नहीं बढ़ी तो पार्किंग और ट्रैफिक की सुविधाएं एवं व्यवस्थाएं। इसके अलावा अतिक्रमण करेला और नीम चढ़ा की कहावत चरितार्थ करता है। ऐसे में बदतर हालात बने हुए हैं और व्यापारियों सहित आम जन एवं तमाम वर्गों की आवाज को बुलंद करते हुए हमने ऐसे स्थानों का दौरा किया और लोगों की राय एवं सुझाव जाने। पेश है हमारे संवाददाता भगवान सैनी और कैमरा पर्सन गोविंद नंदा की एक खास रिपोर्ट। अलवर शहर में यातायात और अतिक्रमण की समस्या सिरदर्द बनकर उभरी है। जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ी, वाहनों की संख्या में भी वृद्धि हुई, लेकिन कहीं अतिक्रमण का साया तो कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से वाहन चालक मुख्य बाजारों, घंटाघर, होप सर्कस और बजाजा बाजार में चलते हुए अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। वहीं व्यस्त बाजारों में चौपहिया वाहनों का प्रवेश कोड में खाज का काम करता है। दुकानों के आगे नाली पाट कर सीढ़ियां बनाने के साथ ही सामान रख दिया जाता है। ऐसे में कुछ जगह तो निकलने के लिए 5 फुट की जगह भी नहीं बचती। इसके अलावा आए दिन जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके अलावा यातायात विभाग और व्यापारियों में मतभेद का सिलसिला थमा नहीं है, जिसका मुख्य कारण एक दूसरे में सहयोग एवं समन्वय का अभाव है। ATL ने व्यापारी और यातायात विभाग के समक्ष 4 ऐसे पार्किंग स्थल संज्ञान में लाने का प्रयास किया, जहां से यदि पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त होती है तो काफी हद तक समस्या समाप्त हो जाएगी। इसी क्रम में शहर के केडलगंज क्षेत्र में तिब्बती मार्केट पर भी पार्किंग स्थल बनाया जा सकता है। केडलगंज जाने वाले आमजन एवं व्यापारी अपने वाहनों को यहाँ पार्क कर सकते हैं, जिससे संकरे हुए बाजार में लोगों को खरीदारी करने में परेशानी भी नहीं होगी। साथ ही पार्किंग के लिए सस्ती दरों पर मंथली पास भी बनाए जा सकते हैं। अलवर में जिस तरह से जनसंख्या का विस्तार हुआ, लेकिन सड़क और मार्ग सकरे ही रह गए, जिसका मुख्य कारण ये है क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से आवागमन बढ़ा, वाहनों की संख्या बढ़ी, लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था अलवर शहर में नहीं है। वहीं अतिक्रमण भी एक बड़ा मामला यहाँ पर देखा जाता है, क्योंकि जिस तरह से अतिक्रमण होता है और उसके बाद पार्किंग की समस्या खड़ी हो जाती है। दुकानदारों की बात करें तो दुकानों के आगे भी काफी हद तक अतिक्रमण रहता है, उसके बाद लोग वाहन खड़े करते हैं। ऐसे में हम चाहते हैं कि पूरे शहर में 4 जगह, जो 4 दिशाएं हैं, उनमें पार्किंग स्थल बनाए जाएं, ताकि किसी तरह की परेशानी मुख्य बाजार में जाने वाले लोगों को नहीं हो। जिसको लेकर हम शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर जो नेपाली मार्केट है, उसमें जो भी केडलगंज की तरफ जो जाने वाले लोग हैं, उनके लिए सुविधा ये रहे कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, ताकि जो केडलगंज में जाने वाले लोग हैं वो सहूलियत से वहां पर खरीदारी कर सके, ना कि व्यापारी को परेशानी हो, बल्कि जो सकरा मार्ग है वह भी यातायात के लिए बहाल हो सके। इसके लिए दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्किंग यहाँ होना सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसको लेकर यातायात विभाग सहित नगर निगम और UIT से अधिकारियों से हम बात करेंगे कि आखिर कितने हद तक यहाँ पर हो सकता है। उसके अलावा 3 जोन और है और 3 दिशाएं अलग हैं, जिनमें क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, ये हमारा मानना है। लेकिन जो प्रशासन है वो अपने स्तर पर क्या कार्रवाई करता है, एक देखने का विषय रहेगा। वहीं इसके बाद हमने शहर के तांगा स्टैंड क्षेत्र का दौरा किया। नगर परिषद में कई बोर्ड बदल गए, लेकिन यहाँ व्यवस्थित पार्किंग स्थल का प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ। होप सर्कस और मन्नी का बड़ादी की तरफ से आने वाले लोग यहाँ अपने वाहन पार्क कर सकते हैं। इससे घंटाघर जैसे स्थानों पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और यातायात भी सुचारू होगा। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जो तिब्बती मार्केट है, वहां से
जो पार्किंग की जगह हमने आपको दिखाई ताकि केरलगंज में लोग प्रवेश कर सके, उसी तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो हॉप सर्कस और मन्निकागढ़ क्षेत्र से लोग जो खरीदारी करने के लिए मुख्य मार्केट में आते हैं, उनके लिए ये टांगा स्टैंड है जहां पे हम इस समय मौजूद हैं। इस टांगा स्टैंड में काफी जगह इतनी है जहां पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है, जिसको लेकर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था की जाए, चाहे मल्टीपर्पज हो, इसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबके लिए व्यवस्था हो, ताकि किसी भी व्यक्ति को खरीदारी करने के लिए दोनों रास्तों से निकल के जा सके तो आसानी होगी, ताकि जो बड़े जो वाहन है वो हॉप सर्कस और घंटा घर पे नहीं पहुंचे और जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं हो। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तीसरा कौन सा क्षेत्र है जिसके लिए हम आपको बताएंगे कि उसके लिए वहां व्यवस्था होनी चाहिए। उधर बजाजा बाजार और त्रिपोलिया क्षेत्र से आने वाले वाहनों के लिए भी तिलक मार्केट स्थित पुराना जनाना अस्पताल में मौजूदा पार्किंग को और अधिक विकसित किया जा सकता है। यहाँ काफी हद तक चौपहिया और दोपहिया वाहन आ सकते हैं। मुख्य बाजार, चूड़ी मार्केट, सर्राफा और बजाजा बाजार आदि में जाने वाले लोग एवं व्यापारी अपने वाहन यहाँ पार्क कर सकते हैं। यह है बजाजा बाजार के समीप पुराना जनाना अस्पताल, जहां पर पुराना जनाना अस्पताल और मलेरिया हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है। काफी हद तक यहां पे लोग पार्क भी करते हैं, लेकिन स्थायी पार्किंग यहां पर नहीं बनाई गई, जिसके चलते प्रशासन को जो बजाजा बाजार, त्रिपोलिया क्षेत्र और जो जगन्नाथ मंदिर के आसपास मालाखेड़ा बाजार से जो लोग आते हैं, जो भारी वाहन आते हैं, उनकी पार्किंग की व्यवस्था यहाँ की जानी चाहिए, ताकि जो इधर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी यहीं पर रुक जाए और मुख्य बाजारों में भीड़ नहीं हो, जिसको लेकर मेन जो सर्किल है वहां पे जो हॉप सर्कस पर जिस तरह से लोगों ने अपने वाहन जमा लिए हैं वहां पर से हटाए जाने चाहिए। इसके साथ ही जो अतिक्रमण हमने आपको दिखाया उस पर भी प्रशासन की नजर होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यापारियों को भी ये समझना होगा कि यह व्यापारियों के भले के लिए है, ना कि जो खरीदार है उनको जिस तरह की परेशानी होती है उससे ज्यादा व्यापारियों को अपनी परेशानी समझनी होगी और अपना कर्तव्य समझकर इस अतिक्रमण को भी सीमित दायरे में करना होगा, ताकि जो बरामदों में अतिक्रमण हॉप सर्कस के आसपास हुआ पड़ा है उसे भी वो समाप्त करें। और पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने आपको बताया ये पुराना जनाना अस्पताल है, यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं और जो भीड़ है उसको काबू में किया जा सकता है। इसके लिए प्रशासन का सहयोग व्यापारियों को करना अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर सुभाष चौक पर भी एक पार्किंग स्थल बनाने की संभावना है। इसके चलते यहाँ के दुकानदारों और लोगों के वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े करने का सिलसिला भी रुक सकेगा। न्यू तेज स्टॉकिस पार्किंग भी मुख्य बाजारों के समीप मौजूद है और इसके बाद भी बहुतेरे लोग दुकानों के आगे ही गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं। साथ ही कंपनी बाग मुख्य गेट के आगे पार्किंग बनाकर आसपास के वाहनों के लिए एक जगह निर्धारित हो सकती है। यह भी जरूरी है कि वन वे का सिस्टम प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इसके चलते यातायात सुचारू रखने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्य बाजारों में अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हमने संयुक्त व्यापार महासंघ अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता और होप सर्कस व्यापार समिति अध्यक्ष से बात की। उनका साफ तौर पर कहना था कि व्यापारी हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन का सहयोग नहीं मिल पाता। कई स्थानों पर ऐसे दबंग लोग मौजूद हैं जिन्होंने अतिक्रमण के जरिए पार्किंग का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। साथ ही वे राजनीति और प्रशासन में अपनी पैठ बताते हुए व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हैं। व्यापार महासंघ का कहना है कि यदि प्रशासन हमारा सहयोग करे तो हम हर तरह से अतिक्रमण हटाने को तैयार हैं, जिनमें होप सर्कस के बरामदे भी शामिल हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस को भी दुकानों के बाहर खड़े होने वाले वाहनों के भी चालान काटने पर ध्यान देना होगा। इसके साथ ही दुकानों के बाहर ठेली पटरी लगाने वाले लोगों पर भी नकेल कसनी होगी। सवाल यह भी है कि आखिर इन्हें यहाँ खड़े होने की इजाजत कौन देता है। तो अलवर की ट्रैफिक व्यवस्था और अतिक्रमण को लेकर जिस तरह से हमने आपको बताया कि 4 जोनों में जो 4 स्थान हमने आपको बताया कि यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, व्यापारियों को लेकर भी ये एक बात निकल के सामने आई कि उनका सहयोग नहीं मिलता है। इसको लेकर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदीरत्ता हमारे साथ मौजूद है। क्या लगता है आपको कि इस ट्रैफिक व्यवस्था का क्या समाधान? नमस्कार जी, देखो ट्रैफिक व्यवस्था का तो ये समाधान है कि जैसे कंपनी बाग के पास में तिब्बती मार्केट है, वहाँ पर व्हीकल खड़े होने की पार्किंग स्थल होना चाहिए। उसके बाद जो तांगा स्टैंड है, तांगा स्टैंड के अंदर होना चाहिए। और जो बजाजा बाजार की तरफ से, त्रिपोलिया की तरफ से आ रहे हैं, जो जनाना हॉस्पिटल है वहाँ होना चाहिए। और जो इधर भगत सिंह के चौराहे की तरफ से आ रहे हैं, जो तहसील इस समय खाली हुई है, वहाँ पर होना चाहिए। और तांगा स्टैंड में जो है, आप ये अगर बीच में गली देखें तो पहले सुधीर प्रताप सिंह जी जब थे तब
कटले की तरफ से तो आके व्हीकल यहाँ खड़े हो जाते थे और इधर घंटाघर की तरफ से यहाँ से मतलब प्रवेश यहाँ से होता था, एग्जिट यहाँ से हो जाता था, लेकिन यहाँ पे भी अतिक्रमण हो गया। हमारे व्यापारी भाइयों का ये कहना है, मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कि हम सही होने को तैयार हैं, हम अपना अतिक्रमण हटाने को तैयार हैं, लेकिन प्रशासन भी कुछ सुधरे। हम तो सुधरेंगे ही, लेकिन प्रशासन भी अपनी व्यवस्था बनाने में हमें सहयोग करे, क्योंकि होता क्या है, देखा देखी अतिक्रमण हो रहा है कि हरमीत सिंह जी ने अतिक्रमण कर लिया, हरमीत सिंह जी को कुछ नहीं कहा जा रहा, और संजय भैया उसको देखा देखी कर रहे हैं कि हरमीत सिंह जी को कुछ नहीं कहा रहा, मैं कर लेता हूँ। तो ऐसे सब दुकानें करने को कर रही हैं। पहल कौन करेगा? पहल देखो जी, प्रशासन को इसमें आगे आना पड़ेगा और हम व्यापारी उनका साथ देंगे, लेकिन प्रशासन भी ईमानदारी से कार्य करे। किस तरह की ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं, क्या लगता है? ईमानदारी की ये अपेक्षा रखते हैं कि जैसे मान लो कोई रसूखदार है तो उसके साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो आम व्यापारी के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं हो कि रसूखदार को छोड़ दिया जाए और आम व्यापारी या गरीब व्यापारी को पेनल्टी काट दी जाए, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। अगर प्रशासन ऐसी व्यवस्था करता है तो मैं निश्चित रूप से आश्वासन देता हूं कि हम सब व्यापारी प्रशासन का साथ दें। चलिए, ये तो रही बरामदे की बात, अतिक्रमण की बात, लेकिन उसके बाद उस बरामदे के बाहर भी कई लोगों ने रेडी पटरी लगा रखी है। कुछ लोगों का कहना है कि हम दुकानदारों को पैसा देते हैं, व्यापारियों को पैसा देते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये हकीकत है कि देखो जी, आप समझ सकते हैं, खुद हमसे ज्यादा आप समझदार हैं कि वो सब जगह ही देते हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि खाली दुकानदार को देने से ही काम चल रहा है। खाली दुकानदार को देने से काम नहीं चल रहा, प्रशासन भी नजर में है उनके सब, तो प्रशासन भी कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था करे। हमने अभी पीछे मीटिंग की तो मैंने कहा साहब आप पेनल्टी काटो, कोई मना नहीं है, लेकिन पहले आप भी तो करो ना। हो क्या रहा है कि ट्रैफिक वाले भी आम जन जो एक कोई आता है कि जिसका बिना हेलमेट है उसका चालान काट दिया, कोई ऑफिसर का इस पे कार खड़ी कर रहा है और ड्राइवर अपनी सवारी को उतार रहा है, सेठानी को, बिजली घर से कोई ट्रक आ रहा है उसको नहीं रोक रहे। सब यही चीजें आप सबके सामने है, मीडिया को सब कुछ पता है और हम सब व्यापारियों को भी पता है। हम सब देख के भी आंख मूंद के, जैसे प्रशासन सो रहा है हम भी सो रहे हैं। प्रशासन जागेगा तो हम व्यापारी भी जरूर जाग जाएंगे। हम आश्वासन देते हैं कि हम प्रशासन का पूरा साथ देंगे, लेकिन प्रशासन को भी ईमानदारी से इस व्यवस्था को, इसको लेकर आपने प्रशासन को अवगत कराया है, कोई मीटिंग की, क्या ऐसा होना चाहिए? प्रशासन के साथ हमारी मीटिंग हुई, सीओ सिटी साहब के साथ भी हुई और आज 2:15 बजे ट्रैफिक वालों के साथ भी मीटिंग है। तो हम अपने उनको सुझाव दे रहे हैं और वो हमारे सुझाव मानने को तैयार हैं। प्रशासन ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपका पूरा जो आप हमें सुझाव दे रहे हो उस पर हम चलें। तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमने 4 जोन बताई उनके लिए ये एग्री है कि यहाँ पर पार्किंग होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में उनका कहना है कि जो प्रशासन है वह अपना कर्तव्य पूरी तरह से नहीं निभा पा रहा है, जिसकी वजह से व्यापारी भी वो काम नहीं कर पा रहे जिसकी वो अपेक्षा रखते हैं और उसमें सहयोग करने के लिए आगे बढ़ सके। अब आप देखिए, यहाँ सामने नजर मारिए, ये अगर प्रशासन, ट्रैफिक वाले अगर स्कूटरों को सही ढंग से लगवा दें लाइन के अंदर अंदर, मतलब जैसे और जगह जाते हैं अपन, दिल्ली जाते हैं, जयपुर जाते हैं, अगर स्कूटरों को ढंग से लगवा दें, ट्रैफिक वाले अगर आप वो देखो सामने खड़े, आप वहां नजर डालिए, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हेलमेट किसके पास नहीं है। बाकी अगर इनको भी हम सुव्यवस्थित तरीके से लगवा दें, और आप ये देखो कि इसमें दुकानदार कितने हैं और स्कूटर कितने खड़े हुए हैं, और आप सामने उधर देखिए कितनी जबरदस्त ठेलियां लगी हुई हैं। अगर उनसे जाके पूछे कि एक ठेली, उसी की 5-5 ठेलियां लगी हुई हैं। पुलिस कर्मियों से जब हम बात करते हैं तो कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास जो भी संसाधन है वो उपयुक्त नहीं है, हर व्यक्ति दूसरे पे डाल देता है। तो इसका समाधान कौन करेगा? इसको लेकर हमारे साथ होप सर्कस व्यापार समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या इस व्यवस्था का हल है और किस तरह इसका हल निकल सकता है? अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो बताया उसके बाद कुछ कहने को नहीं बचता। जो हरमीत सिंह ने अभी आपसे बातें की, इसमें आप ये समझ सकते हो कि 2031 के नक्शे में टेक्निकल चीजों को समझो। 2031 के नक्शे में न्यू तेज टाकीज मल्टी स्टोरी और तांगा स्टैंड मल्टी स्टोरी पार्किंग पास है, प्रारूप नहीं पास है, और उसके बावजूद न्यू तेज टाकीज बेच दिया गया। और
अभी तक तांगा स्टैंड पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जब प्रशासन चाहेगा, जो भाई साहब ने कही हमारों ने, वो ईमानदारी से काम करेंगे। प्रशासन ये चाहे, प्रशासन ने पहली बार ये चाहा कि पूरा शहर हेलमेट में चले, तो पूरा शहर अब हेलमेट में चल रहा है। प्रशासन ये चाहे कि हाँ कोई अतिक्रमण नहीं होगा तो नहीं होगा, बस इससे ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। तो कुल मिला के बात वही सामने आई है कि प्रशासन का सहयोग व्यापारियों को चाहिए और उसके बाद ही ये आगे अपना कदम उठाएंगे और साथ में मिलकर एक साथ किसी भी चीज को अगर लागू करना है तो उसके साथ सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। उधर जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर हरिओम मीना का पक्ष जाना गया तो उनका कहना था कि वे व्यापारियों को हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें भी हमारा सहयोग करना होगा। इसके साथ ही न्यू तेज टॉकीज पार्किंग में भी 10 रुपए शुल्क में लोग अपने वाहन खड़े कर सकते हैं। हालांकि वहां अतिक्रमण को लेकर उन्होंने कहा कि समय समय पर ई रिक्शा चालकों द्वारा अतिक्रमण किया जाता है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। अलवर शहर में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी, लेकिन मार्ग जो है वो सकरे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो मार्ग है वो बाधित होते हैं अतिक्रमण से और जिस तरह से वाहनों की अधिकता हो चुकी है, जिसके चलते व्यापारियों से हमने बातचीत की तो जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष ने भी ये बात कही कि यहाँ पर ये ठीक है कि अतिक्रमण है, पार्किंग की व्यवस्थाएं दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन का सहयोग चाहिए। साथ ही जो ट्रैफिक है उसका भी सहयोग मांगा है। तो उसके लिए हमारे साथ टीआई साहब है हरिओम जी, उनसे पूछना चाहेंगे कि किस तरह की आप लगता है कि समस्या है जिसका निस्तारण होना चाहिए। जो अलवर में यातायात व्यवस्था है वो इन दिनों काफ़ी ट्रैफिक लोड होने के कारण जाम की स्थिति कई बार बन जाती है। उस हेतु हमारा जो प्रयास रहता है, इसमें सबसे बड़ा रीज़न जो हमने ऑब्जर्व किया है कि लोगों ने अतिक्रमण बहुत ज़्यादा कर रखा है। खास तौर से दुकानदारों ने अपने बोर्ड लगा रखे हैं, कई बार समझाइश की गई, उनको हटाया भी गया, जब्त भी करवाया गया, निगम के साथ में संयुक्त कार्रवाई भी की गई। और इस हिसाब से लोगों ने एक बार तो हटा लेते हैं उसको, लेकिन दोबारा जैसे हम जाते हैं दोबारा पीछे से लगा लेते हैं। लोग जागरूक नहीं है इससे, और इससे क्या यातायात कहीं पर भी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक गाड़ी भी अगर गलत आ गई या फिर इनके बोर्ड लगे हैं तो निकलने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं होती है। रही पार्किंग की बात, तो पार्किंग के संबंध में अभी बहुत ज़्यादा स्टडी हो रही है। हमने कई जगह तांगा स्टैंड है उसको भी हमने ढंग से रेगुलर करने के लिए भी मैडम से, कलेक्टर मैडम से बात की थी। एक न्यू तेज पार्किंग है उसको भी हमने, पहले उसकी रेटें बहुत ज़्यादा थी, 40 थी 4 व्हीलर की, जिसको 20 करवाया है। वो भी हमने निगम से और यूआईटी से बात करके उसको भी कम कराया है। एक अपना तहसील ऑफिस है, पुराना तहसील भवन, वो पूरा खंडर पड़ा था, उसको पूरा साफ सफाई करवा के और उसको एक टेंडर दे रहे हैं प्राइवेट टेंडर पे, ताकि वहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था की जा सके। और लोगों को जितनी असुविधा होती है, लोगों का ये कहना है कि सर हम गाड़ी पार्क कहाँ करें, क्योंकि कहीं पर है भी नहीं पार्किंग की व्यवस्था। जो है उस पर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा, जहाँ गाड़ियाँ पार्क की जा सकती हैं और लोड को कम किया जा सकता है और यातायात बाधित नहीं हो, उसको भी सुगम और सुचारू रूप से चालू करवाया जा सकता है। इसमें व्यापारियों से और आम लोगों से जो मेरी गुजारिश है वो ये है कि आप बिल्कुल भी अतिक्रमण ना करें। अतिक्रमण करने से रोड बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो चुके हैं। पॉपुलेशन और व्हीकल्स के जो लोड है ट्रैफिक का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर थोड़ा सा भी अतिक्रमण होगा, स्पेस कवर्ड करेंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा रेगुलर होने में। तो लोगों से यही निवेदन है कि भी अतिक्रमण को, जो जितना भी शहर में अतिक्रमण करा रखा है मेन मार्केट में, वो उसको अपन स्वेच्छा से एक जागरूक नागरिक के रूप में अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। लेकिन जो अंदर भारी वाहनों को लेकर आ रहे हैं उन पर हम चालान की कार्रवाई किस तरह से कर रहे हैं? जहां आपने न्यू तेज टॉकीज की पार्किंग की बात बताई, उसके बगल में 2 रेस्टोरेंट है, वहां पर ई रिक्शा खड़े हो जाते हैं, वहां पर जो लोग जाते हैं पार्किंग करने के लिए वो जा ही नहीं पाते वहां। नहीं, वहाँ पर हमारा घंटाघर पे परमानेंट जाब्ता लग रहा है ट्रैफिक का, और जो ई रिक्शा कई बार लग जाते हैं क्योंकि लोग जहाँ हाथ देते हैं तो वो रुक जाते हैं, उसको प्रॉपर रेगुलेट कराया जाता है, उसके बाद उसको खाली भी कराया गया है और वहाँ पर बोर्ड भी लगवा दिया है यूआईटी से, निगम से कह के, और लोगों में अवेयर भी किया गया है भाई यहाँ पार्किंग की व्यवस्था आप पार्क करिए। लेकिन जो दुकानों के बाहर जो बाइक या कोई भी 2 व्हीलर खड़े हो जाते हैं तो उन पर चालान की कार्रवाई की मांग व्यापार महासंघ कर रहा है कि यहाँ पे चालान की कार्रवाई उन पे तो करते हैं जो चलते हुए वाहन है, लेकिन जो खड़े कर देते हैं दुकानों के आगे उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं। उन पे भी हमारी रेगुलर जो नो पार्किंग का जो चालान है वो उन्हीं के लिए है जो गाड़ियां कहीं रोड पर खड़ी कर देते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या 3 व्हीलर हो, जो भी गाड़ियां खड़ी रहती हैं उन पे मैक्सिमम हम नो पार्किंग की चालान जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा उस पर कर रहे हैं।
सर लास्ट सवाल, टांगा स्टैंड पे जो पार्किंग है उसकी एग्जिट जो है वो घंटा होप सर्कस की तरफ निकल रही है और उसके बाद वो घंटा घर की तरफ जा रही है, लेकिन वहां पे अतिक्रमण के चलते अब जो अंदर का जो प्रवेश है और बाहर जाने का जो रास्ता है वो एक ही है। तो उसके लेके हम क्या प्रयास कर सकते हैं? उस अतिक्रमण को जो 2 दुकानदारों ने किया है उसको लेके क्या कर सकते हैं? हाँ, उसका अभी एक इशू आया है, तो उसमें हम दुकानदारों से समझाइश करके जो जाने का रास्ता है उसको क्लियर करवाएंगे अभी, और जो एंट्री का और एग्जिट गेट है उन दोनों को क्लियर करा के एक ही गेट ना रख के 2 अलग अलग गेट रखेंगे, एंट्री का और एग्जिट का। व्यापारी कह रहे हैं हमें प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमने व्यापारियों से रिक्वेस्ट की है, कई बार मीटिंग भी की थी इस मामले में। वो सहयोग को भी हम भी तैयार हैं और वो भी तैयार हैं, तो एक पहल साथ में मिलके हो तब तो इसके बेटर रिजल्ट आएंगे। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि दोनों ही तरफ से पहल हो और सामूहिक रूप से प्रयास हो तो इस तरह की समस्या से निजात मिल सकती है, जिसको लेकर एक बड़ी मीटिंग यहाँ व्यापारियों की और जो प्रशासन की यहाँ पर है, ट्रैफिक की है, तो उसमें कुछ निकल के सामने आए ऐसा हमें लगता है। और अलवर शहर के लिए बेहतर होगा कि यहाँ पर यातायात व्यवस्था और पार्किंग अगर सुधरे तो यहाँ पर आवागमन बाधित नहीं होगा और व्यापार भी अच्छे से चल सकेगा। भगवान सैनी, एटीएल न्यूज, अलवर। उधर एक सुझाव यह भी सामने आया कि रविवार को केडलगंज में कपड़ों एवं मंगलवार को मुख्य बाजारों की बंद दुकानों के आगे शूज हाट बाजार लगता है। ऐसे में इस तरह के तमाम ठेली पटरी विक्रेताओं के लिए शहर के अलग अलग स्थानों पर वार के अनुसार हाट बाजार लगाए जा सकते हैं। जब इस तरह के हाट बाजार लगेंगे तो चाट आदि की ठेलियां भी अपने आप ऐसे स्थानों पर पहुंच जाएंगी, साथ ही मुख्य बाजारों से लोड कम होगा। कुल मिलाकर इसके लिए एक पूरा प्लान बनाकर ठोस कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। अलवर में लगातार होती चोरियों की कड़ी में चावनपहाड़ी क्षेत्र स्थित खुशी ज्वेलर्स का ताला तोड़कर चोर करीब 16 लाख के जेवर पार करके ले गए। दुकान के संचालक हरिओम सैनी ने बताया कि पड़ोसी ने उनकी दुकान के ताले टूटे होने की सूचना दी थी। इसके बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दुकान से अज्ञात शातिर करीब 40 ग्राम सोना सहित 11 किलो चांदी चुरा कर ले गए। 7 बजे करीब मालूम पड़ा है अब भाई शटर खुली हुई है, ताले टूटे हुए हैं तुम्हारे। जब मैं दुकान पर आया तो दुकान मैंने देखा कि नीचे शटर में से देखा झाँक करके वो नीचे होकर के, तो मेरे को सारा सामान फैला हुआ नज़र आया। फिर हमने 100 नंबर पुलिस कंट्रोल फ़ोन किया था, वहाँ से फिर 8 बजे करीब गाड़ी आई, 2 पुलिस वाले आए थे और उन्होंने इसको शटर को ऊँचा किया, फोटो लिए, शटर ऊंचा किया, फिर फोटो लिया अंदर के जो पहला हुआ सामान था जिसका। कितने की चोरी, क्या क्या माल है? करीब ईमान से लो 11.5 किलो करीब चांदी बैठी चोरी हुई है और 40 ग्राम करीब सोना, ये चोरी हुआ देखने पर माया। और फिर क्या है कि अब ये हमारी सुनार की दुकान है, बिल्कुल नेट हमको भी मालूम नहीं रहता है, इससे ज़्यादा ही है, लेकिन जैसे जैसे याद आ रहा है हमने लिस्ट बनाई है, जो याद था उसकी लिस्ट बना दी। बाकी पुरानी चांदी भी थी जो बेचना आता है, पुराना जो सामान खरीदते हैं, तो ताले टूटे मिले था? ताले टूटे मिले हैं, जो अभी भी ये देखो ये बोर्ड रखे हैं उन्होंने, ये मुड़े हुए हैं और इनकी भी ले लो मुड़े हुए। हाँ, तो इस तरह ये चोर हुआ। आपका नाम? मेरा नाम हरीराम सोनी है, खुशी ज्वेलर्स, चावनपहाड़ी अलवर। रात को करीब 1:30 बजे के बाद में कोई खुशी ज्वेलर्स पे चोरी की वारदात हुई है। सुबह इनको पता लगा, आठ पड़ोसियों को, उसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर आई, मौके पर आकर देखा आसपास के CCTV वगैरह जो फुटेज को चेक कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कितने की चोरी बता रहे हैं? ये 10-11 आइटम हैं करीब, अब वेट का तो पता नहीं, 10-11 आइटम बता रहे हैं। 10-11। उधर सहायक पुलिस उप निरीक्षक रघुवीर ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। अलवर नगर निगम के राजस्व अधिकारी युवराज मीणा को जयपुर में विधानसभा गेट के बाहर ट्रैप किया गया है। वह मंगलवार रात करीब 8:15 बजे 3 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। रेवेन्यू ऑफिसर अपने साथ रकम लेने के लिए प्राइवेट व्यक्ति लेकर पहुंचा था, जिसे उसने विधानसभा के गेट पर उतार दिया। इसी व्यक्ति ने रकम ली थी, लेकिन एसीबी ने पास के घुमाव पर रेवेन्यू ऑफिसर को भी अरेस्ट कर लिया। यह रिश्वत अलवर में यूडी टैक्स का टेंडर ले चुकी कंपनी से उसके कामकाज को आगे बढ़ाने के एवज में मांगी गई थी। एसीबी के एएसपी अभिषेक पारिक ने बताया कि अक्टूबर-नवंबर माह में ही अलवर में यूडी टैक्स वसूलने वाली कंपनी ने टेंडर लिया था। इस कंपनी से नगर निगम के आरओ युवराज मीणा ने रिश्वत मांगी थी। कंपनी के प्रतिनिधि ने जयपुर में विधानसभा के गेट के पास 3 लाख रुपए दिए और इसके बाद ट्रैप को अंजाम दिया गया। रात को इनका अलवर ऑफिस भी खंगाला गया। एसीबी के अफसरों ने बताया कि युवराज मीणा जयपुर के आमेर में रहता है।
रात को उसके घर पर भी देर रात सर्च चला है। इसके अलावा अलवर नगर निगम के कार्यालय में फाइलों को देखा गया है, वहीं प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी देखे गए हैं। गौरतलब है कि नगर निगम के होर्डिंग का टेंडर भी अटका हुआ है। इसके पीछे भी मिलीभगत की शिकायतें पहुंची हैं। केवल टेंडर नहीं होने से निगम को हर साल कई करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। अलवर के मिनी सचिवालय गेट पर किसान यूनियन से जुड़े कई संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही 5 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र मोर ने बताया कि फरवरी माह तक किसानों को दिन में बिजली देने की मांग है। साथ ही किसान भवन को ईपीएफओ कार्यालय से वापस लेकर तुरंत प्रभाव से किसानों के लिए खोला जाए। विद्युत निगम में निजीकरण बंद करने, ओलावृष्टि से हुए नुकसान की गिरदावरी और उचित मुआवजे सहित ईआरसीपी प्रोजेक्ट से कृषि को पहले चरण में जोड़ने की भी मांग है। उन्होंने आरोप लगाया कि ओलावृष्टि से कई जगह फसलों का नुकसान 100% तक हुआ है, लेकिन मनमर्जी के चलते इसे 20 से 30% दिखाया जा रहा है। उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले आवारा पशुओं पर रोक पर भी जोर दिया। मेवात किसान यूनियन से जुड़े शिफात ने भी अपने विचार रखे। मैं सिर्फ एक चीज़ की बात करूंगा, ईआरसीपी को इन्होंने हमारा नहर परियोजना से बदल करके उसका नाम ही बदल दिया, उसमें से नहर योजना ही खत्म कर दी। किसानों का जो भी मांगे थी उसका खत्म कर दिया पूरी तरह से, और पानी उसका कम कर दिया है। आज तक जो भी मध्य प्रदेश का, राजस्थान का एमओयू साइन हुआ पिछले साल, वो एमओयू अभी तक ना तो विधानसभा के पटल पर रखा गया है, न उसको सार्वजनिक किया गया है, न जनता में बताया गया है। मोदी जी आए, नौनेरा का उद्घाटन कर गए, अभी आएंगे ईसरदा का होगा, उसका उद्घाटन कर जाएंगे। पर उसका ईआरसीपी जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, उसमें सिंचाई का किसानों का जो था वो कहाँ है, उसको ख़त्म करके पूरी तरह से उसका नाम उन्होंने अब पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी करके नहर परियोजना को ही ख़त्म कर दिया। इसलिए हम किसानों की तरफ से मांग करते हैं कि हमारा ईआरसीपी को बहाल किया जाए, नहर परियोजना को, और जो पानी पहले मिलना था, जो पानी का नुकसान हुआ हो, पहले 2017 का जो हमारा पानी का लेवल था, वो पानी का लेवल सुनिश्चित किया जाए। किसानों का अगला कदम सड़कों पर, पहले जगह जगह खड़े हैं, अभी भी वो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन का भी हम समर्थन करेंगे। यहाँ पर बीच बीच में मंडी में करते रहे हैं, किसान भवन वाला नहीं किया तो वो करेंगे। और यदि ईआरसीपी वाली बात नहीं की तो अब की बार जो भी यहाँ पर आएगा, मुख्यमंत्री या कोई भी जो भी आदमी आएगा, वहाँ पर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे ईआरसीपी को लेकर के कि एमओयू को सार्वजनिक किया जाए और हमारा 2017 का पानी का लेवल बहाल किया जाए। आज 5 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें एक तो थी कि जो किसानों को दिन में बिजली दी जाए, खास करके सर्दी के मौसम में फरवरी तक है जो रात को बिजली ना देकर दिन में बिजली दी जाए। दूसरा ये था जो अभी हाल ही में ओलावृष्टि हुई है, उस ओलावृष्टि का मुआवजा, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं जहां पर 70 से 100% का नुकसान है, लेकिन अधिकारी उसको 20-30% ही दिखा रहे हैं। एक तो ये है कि उनका मुआवजा दोबारा उनकी जायजा लेकर जितना नुकसान है उतना उचित मुआवजा किसानों को दिया जाए। तीसरी मांग ये थी जो बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, वो निजीकरण ना किया जाए। उस निजीकरण से जो किसान को सब्सिडी मिलती है, जो किसान को फ़ायदा मिलता है, वो निजी कंपनियां नहीं देंगी। चौथा इसमें मांग ये थी कि जो किसान भवन है जो इन्होंने कंपनी को दे रखा है, बल्कि वो किसानों के लिए है। कोई प्याज बेचने आता है, किसी का कोई बंदा बीमार है, उनके रुकने के लिए जगह नहीं है, वो किसान भवन किसानों के लिए दिया जाए। और फिर एक जो मांग थी, जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, इनका कोई इंतजाम नहीं किया जाता है। सरकार उसके लिए अलग से फंड भी, एक्सेस फंड भी जाता है, लेकिन उनका कोई इंतजाम नहीं किया जाता, फसल खराब होती है। तो इस तरह की कुछ मांगे थी, जिसके लिए, और इसके लिए पहले भी हम अवगत करा चुके हैं प्रशासन को, लेकिन कोई मांग नहीं हुई है। और एक जो सबसे बड़ी मांग, जो लगभग 2017 से आंदोलन चल रहा है, ईआरसीपी में कृषि के लिए पानी, सरकार क्या चाहती है, पेयजल के लिए दे रही है और उसके बाद दे रही है डीएमआई से इंडस्ट्री के लिए। हम ये चाहते हैं पेयजल के साथ पहले चरण में ही कृषि के लिए पानी दिया जाए, ताकि किसान को पानी मिल सके। अगर ये तीसरे चरण में लेके जाएंगे तो तीसरा चरण तो 2051 में पूरा होगा, तब तक किसान बचेगा। तो इस तरह की गंभीर मांगे हैं, और कुछ मांगे ऐसी हैं जो तुरंत प्रभाव से अगर प्रशासन चाहे तो वो हो सकती हैं। तो इसलिए आज हम कलेक्टर साहब से मिलकर चाहेंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए। और कुछ मांगे हैं हमारी जिसका हमने अल्टीमेटम है कि 1 हफ्ते के अंदर पूरी हो, अदरवाइज फिर किसान सड़क पे आएगा। और कुछ जो लंबी मांगे चल रही हैं उसके लिए है कि प्रशासन सरकार से वार्तालाप हो और किसान को पहले चरण में पानी मिले। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी और भी हमारे लोक शक्ति से हैं और मेवाती किसान मोर्चा से हैं, 3-4 संगठनों का समर्थन है। 2 बदमाश सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर का मोबाइल छीनकर भाग गए और इनका 200 मीटर तक पीछा किया गया। इसके बावजूद इन्हें पकड़ा नहीं जा सका।
यह घटना वैशाली नगर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर सी ब्लॉक की है। मेरठ से छुट्टी पर अपने घर आए सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर का मोबाइल बाइक सवार दो बदमाश हाथ से छीनकर फरार हो गए। वही सब इंस्पेक्टर जगदीश सिंह ने बताया कि वह मेरठ में 108 बटालियन में तैनात है। पीड़ित ने बताया कि उनका 200 मीटर तक पीछा भी किया गया, लेकिन वह हाथ नहीं आए। बुधवार की सुबह वैशाली नगर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। सर, मैं छुट्टी पर हूँ। फिलहाल मेरा छुट्टी आया था। मैं सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर हूँ। मेरा नाम जगदीश सिंह है और मैं सर डेली वॉकिंग के लिए निकलता था। तो कल शाम को 5:45 बजे में वॉकिंग पर निकला था और 6:20 पर मेरे साथ में एक वारदात हुआ। जो पहली बार मैं धोखा खाया सर, उस जगह के हिसाब से, उस जगह पे मैंने सोचा भी नहीं था कैसा होगा। तो मेरे दो बदमाश आए मोटरसाइकिल पे और मेरा मोबाइल छीन कर ले गए सर। मैं काफी 200 मीटर उनके पीछे भी दौड़ा, लेकिन वो हाथ नहीं आए सर। इसलिए सर मैं थाने में अपना FIR कराने आया हूँ। कहाँ पे पोस्टेड है आप? मैं सर पोस्टेड मेरठ हूँ, 108 बटालियन। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ सर अम्बेडकर नगर सी ब्लॉक में रहता हूँ। रेंट पर हूँ सर फिलहाल में। वैसे निवासी कहाँ के आप? मेरा डिस्ट्रिक्ट भरतपुर है सर और तहसील कुमेर है, गांव साबोरा है। सब इंस्पेक्टर है? सब इंस्पेक्टर। कौन सा मोबाइल लेके? सर रेडमी का है, रेडमी कंपनी का है, S7S है। गौरतलब है कि इससे पहले भी मोबाइल छीनने की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। अलवर के पोक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा दी है, साथ ही 15,000 का जुर्माना लगाया है। वकील विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि जज जोगेंद्र अग्रवाल ने यह फैसला दिया है। उन्होंने बताया कि पीड़िता ने बहरोड थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि गुड़गांव निवासी यतिन के साथ उसकी फेसबुक के माध्यम से बातचीत होती थी। करीब 6 महीने तक यह सिलसिला चला और इसके बाद यतिन ने उसे बहरोड के एक होटल में खाना खिलाने के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ उसने नशीली दवा पिलाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। आज माननीय न्यायालय पोक्सो संख्या जज साहब श्रीमान जोगेंद्र अग्रवाल द्वारा एक फैसला सुनाया गया है। जो सरकार बनाम यतीन है, ये बहरोड थाने का मामला है और इसमें पीड़िता ने बहरोड थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी 24/12/24 को, और उसकी दोस्ती यतीन नाम के जो लोहोबच का सदर पटौदी के रहने वाला था, उससे फेसबुक पर चैटिंग हुई थी। 6 महीने तक उनकी आपस में चैटिंग चलती रही और एक दिन वह बहरोड आया और बहरोड आने के पश्चात उस लड़की को बहला फुसला कर होटल में ले गया और वहां जाकर कुछ कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसको मुलजिम को कई धाराओं में सजा सुनाई गई है। 363, 366, 354, 3/4 पोक्सो, 11/12 और 506 और 201 में सबसे बड़ी जो सजा है 10 साल की सजा है और 15,000 जुर्माना है। अन्य जो धाराएं हैं उनमें भी अलग अलग सजा है, 3 साल, 3,000, 5 साल, 5,000, इस प्रकार सब में अलग अलग धाराएं। कुल सबसे बड़ी सजा कितनी? टोटल सजा सबसे बड़ी जो 10 साल की है, जो सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। जो 376 में दी है। जुर्माना कितना? जुर्माना 15,000 रुपये जुर्माना किया गया। जी। अलवर शहर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र में रोडवेज बस ने तेज गति से आते हुए 2 नाबालिग बच्चों को टक्कर मार दी। इनमें से एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार मंगलवार देर शाम बहरोड से अलवर के लिए आ रही रोडवेज बस ने रोजा का बास गांव के मोड़ पर इन बच्चों को टक्कर मार दी, जबकि वे सड़क के किनारे चल रहे थे। मृतक इकबाल खान की उम्र 15 वर्ष थी। वहीं गंभीर रूप से जख्मी परवेज का इलाज निजी अस्पताल में जारी है। घटना के बाद लोगों ने कुछ देर के लिए जाम भी लगाया और गांव के करीब ब्रेकर बनाने की मांग उठाई। आज दिनांक 7/1/25 को करीब 5:45 बजे शाम को एक बस से 2 बच्चों का, इकबाल सन ऑफ रशीद खां और परवेज सन ऑफ जमशेद, घाटीवास पर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इकबाल सन ऑफ रशीद खां उम्र 15 साल निवासी रोजा का बास चांदोली की मृत्यु हो गई है, जिसकी लाश को मुर्दाघर में रखवा दिया गया है, तथा परवेज सन ऑफ जमशेद को GH अलवर से रेफर करने पर परिजन इलाज हेतु सोलंकी अस्पताल लेके गए हैं और रोडवेज बस को लाकर सुरक्षा की दृष्टि से थाने पर खड़ा कर दिया गया है। बाकी मौके पर शांति है और जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होगी कार्रवाई की जाएगी। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है ये? कौन सा थाना क्षेत्र? धरना भी किया था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हल्का सा आक्रोश व्यक्त किया था, जिनको समझाइश करके शांत कर दिया। बच्चे के सड़क क्रॉस कर रहे थे या कोई बाइक वगैरह? ये सड़क के किनारे पैदल जा रहे थे। बस घाटी की तरफ से ढलान पर आ रही थी, जिसने दोनों। रोडवेज चालक की मौजूदा स्थिति में क्या स्थिति है? रोडवेज चालक रोडवेज को मौके पर छोड़कर भाग गया। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? थाना विजय मंदिर अलवर।
वहीं अलवर के सामोला चौक के समीप ट्रोले ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसके चलते घायल रूपबास निवासी 67 वर्षीय रामकिशोर की निजी अस्पताल में मौत हो गई। वहीं अरावली बिहार थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में करवाया है। मृतक के परिजन लल्लू राम ने घटना की जानकारी दी। इस हादसे में जख्मी युवक नितिन का इलाज जारी है। ये सब अलवर से गांव के लिए जा रहा, सामोला चौक से आगे कोई फैक्ट्री है, तो वो फैक्ट्री में से एकदम से गाड़ी निकली, ये है भाई पे जा रहा। तो उस गाड़ी पे जो इनमें आई तो इन्हें ब्रेक दिया, पीछे से कोई और गाड़ी आई, दोनों गाड़ी के बीच में बीच गए ट्रोले का। क्या नाम है इनका? ये इसका नाम तो है रामकिशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? रूपबास। और दूसरा इसके साथ में कौन था? इसका पोता। क्या नाम है उसका? नीतीश। अच्छा, तो ये कहाँ किस पे थे? बाइक पे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अलवर से गाँव जा रहा है। कौन सी जगह? रूपबास। रूपबास में क्या करता है? कृषि काम करता। अच्छा, मकान बन रहा था ये? हाँ, अलवर बन रहा, उसका चांस मिलने के लिए बेड का नगर मकान बन रहा। तो वहाँ से वहाँ जा रहे थे, तो किसी ने मारी टक्कर? ट्रोला ने मारी। उसके बाद कहाँ लेके गया? उसके बाद यही है। उधर सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जाजोर गांव में सड़क दुर्घटना में 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। एएसआई जितेंद्र कुमार ने बताया कि यहां एक कार बंद दुकान में जा घुसी। ऐसे में कार चालक मनोज यादव की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक सामने वाले शीशे से निकलकर दुकान की छत पर जा गिरा। वहीं बुधवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक का नाम मनोज कुमार यादव है। मनोज यादव पुत्र श्री ईश्वर सिंह यादव, निवासी जाजोर, उम्र 32 साल है। कल थाने पर सूचना मिली थी कि एक गाड़ी का एक्सीडेंट, सोप का गांव में एक्सीडेंट हो गया है। तो उस सूचना पर वहां पहुंचे तो वहां पर गाड़ी एक्सीडेंट की हालत में मिली। आज परिजन एक्सीडेंट के कारण मृत्यु होने पर परिजन हॉस्पिटल लेके आए, जो लाश मोर्चरी में रखी हुई थी। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जैसी भी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलवर के विजय मंदिर थाना अंतर्गत ग्राम बीजोपुर में 6 महीने का बच्चा चूल्हे में जल रही आग में झुलस गया। उसे गंभीर हालत में सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बालक चित्रांश को उसकी मां खिला रही थी, तभी अचानक वह जलते हुए चूल्हे में जा गिरा। ऐसे में बालक का चेहरा बुरी तरह झुलस गया है। भैया बच्चा खिला रही थी, वो इसका हाथ से छूट गया था, आंच गर्म थी, आंच से गिर पड़ गया। क्या नाम है इसका? चित्रांक। कहाँ के रहने वाले हैं? बीजोपुर। तो कैसे पता लगा आपको? पता ही लगा, इसने फोन करा, डॉक्टर को ले गई, मैं काम पे था मजदूर पे, इसने फोन करा था जब लाया था। क्या नाम है इसका? चित्रांक। कितने साल का है? उम्र 6 महीने। किस चीज से जला है? ये आंच से। कहाँ पे जल रही थी आप? ये मतलब घर पे जल रही थी, रोटी बना रही थी। जब मतलब ये बाल खिला रहे थे, जब नुक ये ना समझो बालक पे नुक गिर पड़ा था इसमें। कहाँ जलाई है? चूल्हे पे। नहीं जलाए थे? मुंड जला था उसका। तो ये जो बालक है उसको फिर यहाँ लेकर आया? हाँ, यहाँ पे लेकर आया। घटना कितने बजे की है? ये कल की है। कितने 10 बजे से। हाँ, सुबह। उसके बाद भर्ती कराया? भर्ती यहाँ पे लाया खिला। अलवर के वैशाली नगर थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान बाइक सवार एक युवक से 6 ग्राम स्मैक मिला है। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एएसआई मुंशी राम ने बताया कि थाना प्रभारी सहित जाब्ता इलाके में गश्त कर रहा था। इसी दौरान सूर्यनगर के फ्लैटों के पास एक संदिग्ध युवक की सूचना मिली। पकड़ा गया आरोपी निजामुद्दीन रोजाकाबाद चंदौली का रहने वाला है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज करने के साथ ही जांच एनईवी थाना प्रभारी दिनेश चंद को सौंपी गई है। कल शाम की बात है, श्रीमान एसओ साहब मैं जाब्ते के गश्त के लिए रवाना हुए थे इलाके में। दौरान गश्त सूर्यनगर फ्लैटों के पास में पहुंचे तो एक पार्क के पास एक मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के नौजवान व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको जाब्ता की मदद से रोक करके उससे कागजात पूछे मोटरसाइकिल के, तो वो व्यक्ति है जो शक पकाने लगा और कभी कोट की जेब में हाथ देने लगा, कभी पैंट की जेब में। तो उससे मोटरसाइकिल कागजात मांगे तो उसने कोई मोटरसाइकिल कागजात नहीं होना बताया, जिस पर उस व्यक्ति को कोट की जेब को देखा तो उसमें स्मैक मिली, जिसके बारे में उससे पूछा तो उसने कोई उसके पास लाइसेंस होना या कोई कागजात होना नहीं बताया, जिस पर नियमानुसार एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की गई
और स्मैक को जब्त किया गया मौके पर और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। क्या नाम है गिरफ्तार व्यक्ति का? उसका नाम निजामुद्दीन उर्फ निजामो पुत्र इब्राहिम, जाति में उम्र 30 साल, निवासी रोजागाबाद सांदोली, इलाका थाना विजय मंदिर है जी। स्मैक का वजन मात्र 6 ग्राम। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और एडीजे मोहनलाल सोनी ने अलवर जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान कुल 993 बंदी निरुद्ध पाए गए। वहीं उन्होंने रसोई घर में भोजन की गुणवत्ता और सफाई व्यवस्था को देखा। इसके अलावा कारागृह के वार्डों में बंदियों से वार्ता कर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी प्रदान की। 7 बंदीजनों ने इस सहायता के तहत पैरवी के लिए अधिवक्ता का अनुरोध किया। वहीं पुरुष एवं महिला वार्ड में अलग अलग शिकायत पेटिका नहीं पाई गई। ऐसे में इस दिशा में कार्रवाई सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। निरीक्षण के दौरान जेलर रविंद्र उपाध्याय सहित महेश कोटवाल, मनोज यादव, लवीना चौधरी, राखी यदुवंशी आदि की उपस्थिति रही। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन की बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। मिश्रा के अनुसार भाजपा ने कई राज्यों में इसके जरिए गड़बड़ी की है, इसलिए निष्पक्ष और स्पष्ट चुनाव कराने के लिए बैलेट पेपर का इस्तेमाल जरूरी है। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं। 8 तारीख को परिणाम आना है फरवरी में और 5 तारीख को वोटिंग है। पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है, अब की बार बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रही है। हमारे दिल्ली के जो अध्यक्ष सम्मान्य देवेंद्र यादव जी, वो पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। राहुल जी, प्रियंका जी, सारी कांग्रेस की टीम, हमारे जो विधानसभा इंचार्ज रखे हैं वो हमारे और जितेंद्र सिंह जी, राजस्थान से निरस्त प्रतिपक्ष कराम जूली जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, अशोक गहलोत जी, पायलट, सारे लोग दिल्ली में सक्रिय हैं। और चुनाव ऐतिहासिक लोग, डाउट एक बात का है, दिल्ली की आम जनता कह रही है कि चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, चुनाव आयोग से निवेदन है कि दिल्ली में बैलेट से चुनाव कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो लोगों के मन में एक भ्रांति है कि भारतीय जनता पार्टी गड़बड़ करती है, चुनाव के टाइम पर ये ईवीएम मशीनों से छेड़छाड़ करके जहाँ मर्जी वहाँ अपनी सरकार बना लेते हैं, तो सबका भ्रम निकट जाएगा। बैलेट से पेपर चुनाव कराएं। अगर वहाँ पर सत्ता में कांग्रेस आती है तो हम मान जाएंगे भाई बैलेट से चुनाव हुए और सही चुनाव हुए। और ये ईवीएम से चुनाव करते हैं, वहाँ सत्ता हथियाने की कोशिश करते हैं, बेईमानी से ले आते हैं, तो जग जाहिर है कि ईवीएम में तो गड़बड़ होती है। अब तो ये हैंकर मान गए, जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ज्ञाता है वो सब मान गए वो ईवीएम भी हैक हो सकती है। सर, सवाल ये होता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया कि ईवीएम हैंग हो जाती है, इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति है तो निर्वाचन आयोग मान क्यों नहीं रहा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं तो मशीन से क्यों करा रहे? ईवीएम निर्वाचन आयोग हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, आईबी हो, सब लोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना चाहते हैं तो फिर वो ईवीएम की बजाय बैलेट से चुनाव कराए, ताकि जनता के मन की भ्रांति निकल जाए, दूध का दूध पानी का हो जाए। परिणाम जो भी होगा जनता जनार्दन करेगी। लेकिन इनको क्या दिक्कत है? पहले भी तो होते थे बैलेट से चुनाव, बैलेट से कराएं, पारदर्शिता बनी रहेगी, देश का प्रजातंत्र में विश्वास बना रहेगा। न तो लोग ही कहने लगे काहे का प्रजातंत्र, मन मर्जी करते हैं, जहाँ मर्जी सरकार बना देते हैं, बेईमानी करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी छवि सुधारने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। कांग्रेस नेता अभय सैनी ने दिल्ली में भाजपा नेता रमेश पिथोड़ी द्वारा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता महिलाओं का सम्मान नहीं करने वाले नेता को सबक सिखाएगी। भारत में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, इसके बावजूद पिथोड़ी जैसे नेता महिलाओं को अपमानित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश पिथोड़ी ने जिस तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रियंका गांधी के खिलाफ बोला है, बयान दिया है कि दिल्ली की सड़कों को उनके गाल के जैसा बना देंगे, ऐसे उबनीय बयान है, भाषा है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस नेता होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सोनिया जी के
बारे में कहना नहीं है। बात है हिंदुस्तान में महिलाओं का जिस तरह से अपमान हो रहा है, महिलाओं का जिस तरह से उनके बारे में सोच बन गई है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। आप ये बताइए, क्या प्रियंका गांधी जी के गालों के बारे में बात करते हैं? क्या विदुड़ी जी के घर में उनकी बहन, उनकी माँ, उनके रिश्तेदार ऐसे नहीं है जो सुंदर होंगी? क्या उनके बारे में भी तो कह सकते थे? ये एक निचला स्तर है, जिस स्तर पर जाके आदमी अपनी बात को कहता है। इस तरह की बातें कहने वाले लोगों को मैं नहीं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं अपने आप को, उस पार्टी में ऐसे व्यक्तियों को नेतृत्व करने का अवसर देते हैं, ऐसे लोगों को टिकट देते हैं। तो आप ये मान ही लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्तर कितना हल्का हो गया है। जो व्यक्ति महिलाओं का आदर नहीं कर सकता, जिस देश के अंदर महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, आप ये बताइए हिंदुस्तान में दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, महिलाओं के रूप में हम उन्हें देवी के रूप में पूजते हैं। इन तरह की महिलाओं का अपमान किए जाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूं, और खास करके अगर वो मेरे भी दल का कोई व्यक्ति हो, जो व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है तो निंदनीय है। ऐसे व्यक्तियों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और खास करके मैं उन मतदाताओं से कहना चाहूंगा जो मतदाता कालकाजी में अब अपने मत का उपयोग करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को सबक देना चाहिए, और महिलाओं को तो विशेष करके सबक देना चाहिए, क्योंकि इस देश की 50% आबादी में महिलाएं हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम अभी नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में इस देश में महिलाओं के प्रति और लोगों की जो भाषाएं हैं उनमें भारी गिरावट आएगी, और उस गिरावट से हमारे देश का मान सम्मान बिगड़ेगा। रमेश विदुड़ी जी की मैं इन भाषाओं का घोर निंदा करता हूं। भारत में जो हमारी बड़ी पार्टी है, जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इस तरह के व्यक्तियों को अगर राजनीतिक में स्थान देंगे तो देश की स्थिति खराब होगी। राजस्थान पंजीयक शिक्षा विभाग की ओर से जिले में डीएलएड सेकेंड ईयर की परीक्षाएं बुधवार से 2 पारियों में शुरू हो गई। कुल 1188 परीक्षार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। डाइट प्राचार्य सुबे सिंह यादव ने बताया कि एग्जाम 18 जनवरी तक चलेंगे। इसके लिए कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। डीएलएड 2024 एग्जाम आज से स्टार्ट हो गया है, और इसमें हमारे डीएलएड सेकेंड ईयर के 1188 छात्र अध्यापक परीक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए 6 परीक्षा केंद्र हमारे बनाए गए हैं, और इसके अतिरिक्त 2 रिजर्व परीक्षा केंद्र हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर अलवर शहर में 8 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। कितनी पारियों में सर परीक्षा? ये 2 पारियों में परीक्षा संचालित होगी। सुबह 10 से 12 और 10 से 1 जो प्रोन्नत विद्यार्थी होते हैं उनके लिए है, और 2 से 5 तक ये जो डीएलएड सेकेंड ईयर के रेगुलर विद्यार्थी हैं उनके लिए है। अशोक फाउंडेशन की ओर से अलवर के करौली कुंड के समीप जैन नसिया जी में निशक्त जनों के लिए कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण शिविर लगेगा। यह कैंप 11 और 12 जनवरी को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक लगाया जाएगा। फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर सोनिया धीरज जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिविर में जयपुर फुट, व्हीलचेयर, कैलिपर्स, बैसाखी और सुनने की मशीन आदि जरूरत के अनुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे। अलवर शहर के कालाकुआं टेम्पो स्टैंड पर दुकानदारों द्वारा हर साल की तरह पौष पड़े का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय दुकानदार जगदीश ने बताया कि हर वर्ष पौष पड़े का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में भगवान को भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरित किया गया। मेरा नाम जगदीश साहू है, कालाकुआ टेम्पो स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अलवर। क्या आयोजन किया जा रहा है? हमारे यहाँ पौष बड़ों का आयोजन किया जा रहा है। सभी दुकानदार मित्रगण सभी का साथ है और सबके सहयोग से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें पौष बड़े में पकौड़े और हलवा प्रसाद में वितरण कर रहे हैं। काफी संख्या में भीड़ भाड़ हो रही है, भक्त लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अलवर की पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। युवरानी महेंद्र कुमारी खेल विकास समिति के अध्यक्ष जीत कौर के अनुसार यह आयोजन 6 से 8 फरवरी तक राजकीय खेल मैदान पर होगा। इसके लिए 22 राज्यों के खिलाड़ियों की सहमति मिल चुकी है। वहीं प्रतियोगिता के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। जो 6, 7 और 8 फरवरी को खेलों का संयोजन है, युवरानी महेंद्र कुमारी की जयंती पर आप खेलों का आयोजन करेंगे, तो क्या तैयारी है, क्या कहना चाहेंगे? स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी जी पूर्व सांसद, उनकी जयंती पे जो खेल का आयोजन हो रहा है वो 6, 7, 8 फरवरी को हो रहा है। आज 6 तारीख है, पूरा 1 महीना बच गया। हमने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं, और वैसे अब तो जो है ना लोगों को
फार्म भी हम भेज रहे हैं। हमारे पास फार्म भी काफ़ी आगे हैं, एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो 10 जनवरी तक हमारी एंट्रियाँ खुली है, उसके बाद हमारी एंट्रियाँ भी बंद है। और तैयारियाँ हमने पूरी जो है गेमों की कर ली है, ठहरने की व्यवस्था कर ली है और सर्टिफिकेट मेडल सारी मतलब हमने तैयारियाँ कर ली है। और ये अब की बार हमारा 20वां गेम का आयोजन करवा रहे हैं स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी जी की जयंती। तो मैम कितनी टीमें भाग लेंगी इसमें? इसमें टीमें 22 प्रदेशों के जो है हमारे पास खिलाड़ी आ रहे हैं। 22 प्रदेशों के हमारे पास अनुमति आ गई है और अब का जो है बहुत अच्छा गेम होगा, क्योंकि अब का हम मार्च पास भी खिलाड़ियों को करवाएंगे। पहली दफ़ा हमारा मार्च पास होगा, तो उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं, सारी तैयारियाँ चालू। टाटा कैपिटल स्टाफ और डाटा आर्किड व्यापार समिति ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। इसका उद्घाटन पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने किया। वहीं इस अवसर पर नेक कमाई समूह से जुड़े परमीत सिंह गोगिया, नरेंद्र सिंह, विशाल गांधी, प्रेम प्रकाश शर्मा, कुलवंत सिंह, मुकेश जायसवाल, मधुर हर्ष भाटिया और आशीष शर्मा आदि ने सहयोग दिया। साथ ही सभी ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। श्री रामलीला समिति तांगा स्टैंड के रंगमंच पर नव वर्ष मिलन समारोह और कार्यकारिणी शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार की रात्रि आयोजित हुआ। इसमें अध्यक्ष पद पर हरिकिशन खत्री, सचिव हितेश ठाकुर, कोषाध्यक्ष जगदीश मिनोचा और निदेशक पद पर विद्याभूषण ग्रोवर सहित 21 लोगों ने शपथ ली। वहीं सभी ने श्री हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। कार्यक्रम में अलवर शहर की करीब 15 समितियों के अध्यक्ष एवं सचिव सहित प्रमुख लोग उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का समिति अध्यक्ष हरिकिशन खत्री ने स्वागत किया। कार्यक्रम में समाज सेवी अर्जुन कुमार तख्तानी, हरमीत सिंह, कुलदीप कालरा, राकेश अरोड़ा, संजय दरगन, सुरेश भाटिया, विशंबर वशिष्ठ और गोविंद मंगलानी आदि की मौजूदगी रही। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हिंग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मान सिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल
स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर, फोन नंबर 0144233224, 0144233225। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 and 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं रामगढ़ की, जहां हिंदू संगठनों ने मिलकपुर की ढाणी में गौकशी को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम सुरेंद्र कुमार को ज्ञापन दिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर उपखंड कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। उधर आरोप है कि गौकशी की सूचना देने वाले गौरक्षक को हेड कांस्टेबल ने थप्पड़ जड़ दिया। ऐसे में आक्रोश जाहिर कर उसके निलंबन की मांग उठाई गई। गौरतलब है कि मंगलवार को गाय के बछड़े को मारने का मामला सामने आया था। इस प्रकरण में बुधवार दोपहर हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और अन्य लोग रामगढ़ तहसील रंगमंच से रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। साथ ही सभा का आयोजन हुआ। यहां मौजूद रमन गुलाटी ने कहा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनने से गौ तस्करों को फायदा मिला है, ऐसे में वहां भी पुलिस चौकी बनाई जानी चाहिए। मिलकपुर के अंदर जिस प्रकार से जो कल घटना हुई है और उसमें 2 बातें बड़ी निकल के आई है। एक तो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो पुलिस के जो कर्मचारी है दयाराम, उसने जिस प्रकार से मुखबिर के साथ जो मारपीट की है वो बहुत निंदनीय है। अगर मुखबिरों को इस प्रकार से दबाया जाएगा तो पुलिस को सूचना कौन देगा? दूसरा, जिसने ये घटना की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हमने 3 दिन का एक समय दिया है और 3 दिन बाद पुनः यहाँ 11 बजे एकत्रित होंगे। जिस प्रकार से उसने किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए और जो भी उसके खिलाफ कानूनी लीगल कार्रवाई बनती है वो की जानी चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बिल्लू खान को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया था। अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। साथ ही गौहत्या पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। मालाखेड़ा ब्लॉक के गोंदपुर में सार्वजनिक स्वास्थ्य, आपातकाल और आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम प्रबंधन के 10 सूत्रीय एजेंडे के अनुरूप है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल ने बताया कि यहां सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के चेयरमैन गिरीश गुप्ता एवं मुख्य ट्रेनर डॉक्टर कुमुद गुप्ता ने ट्रेनिंग दी। उन्होंने सीपीआर एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग डमी के जरिए प्रदान की। वहीं सहायक के रूप में जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटियाना में निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस बारे में महावीर बसवाल ने बताया कि कक्षा 9 की बालिकाओं को साइकिलें प्रदान की गई हैं। इस अवसर पर प्रधानाचार्य किशोर सिंह गोरा, समस्त स्टाफ और साइकिल वितरण प्रभारी सुमन यादव उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत धौली धानी बुर्जा में 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन पिछले 2 दिन से टूटी हुई है। इससे दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन को कई बार सूचना दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में युवा नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विद्युत निगम के खिलाफ रोष व्यक्त किया है। स्थानीय निवासी निर्मल स्वामी और सचिन अवाना ने भी आक्रोश जाहिर किया। ग्राम पंचायत बुर्जा के दौलडाणी में पिछले 2 दिन से जो ये जो 11,000 की लाइन है, इसके तार लटके हुए हैं। विद्युत विभाग नारायणपुर को लगभग इन ग्रामवासियों ने लगभग 50 बार कॉल कर लिया। विद्युत विभाग 2 दिन से कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे बड़ी जन हानि होने की संभावना है। और 2 दिन से नहीं लाइट आ रही, नहीं 2 दिन से पीने पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विद्युत विभाग इतना लापरवाही है, 2 दिन से फोन तक नहीं उठा रहा ग्रामवासियों के। और अयन साहब, जैन साहब कोई सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे। हम उनसे मांग करते हैं समय रहते हुए विद्युत प्रशासन की मांग को पूरी करे, नहीं जो जन हानि होगी उसका विद्युत विभाग नारायणपुर जिम्मेदार होगा। 2 दिन हो गए गांव डोलडी डाणी में 2 दिन से विद्युत तार लटके हुए हैं, जिससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। विद्युत प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराया गया और उनके द्वारा कोई उचित प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इससे जनता में रोष उत्पन्न हुआ है और सभी व्यक्ति यहाँ जाके इकट्ठा हुए। गोविंदगढ़ की ग्राम पंचायत खेड़ा महमूद में कानूनी साक्षरता शिविर आयोजित हुआ। इस दौरान महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज उत्पीड़न और संपत्ति अधिकार आदि पर जानकारी दी गई। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि नालसा के टोल फ्री राष्ट्रीय विधिक सहायता हेल्पलाइन नंबर पर भी विधिक सहायता प्राप्त की जा सकती है। वहीं इस दौरान बीडीओ जफरुद्दीन, सरफुद्दीन, साबिर, राजेश, संतोष, विद्या, निशा और ग्रामीण मौजूद रहे। ग्राम सताना स्थित हनुमान जी महाराज के प्राचीन मंदिर पर श्रीमद् भागवत पुराण के पूजन सहित विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई।
पूर्व लेखाधिकारी तेज सिंह नरूका और अन्य श्रद्धालुओं ने पूजन किया। वहीं कलश यात्रा हनुमान मंदिर से बिहारी जी महाराज के मंदिर पर पहुंची। इस मौके पर डॉक्टर दिलीप सिंह के अलावा सब समाज के लोग शामिल हुए। कथावाचक पंडित सनातन शास्त्री ने बताया कि श्रीमद् भागवत पुराण की रचना वेद व्यास जी ने की थी। देखा जाए तो शास्त्रों पुराणों में ये वर्णन है कि भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से ही निकली हुई वाणी है। और वो जो वाणी है वो साक्षात ठाकुर जी महाराज जब वैकुंठ में जाने लगे तो उन्होंने अपने प्राण स्थापित किए। वो प्राण स्थापित भागवत जी महाराज में ही स्थापित किए। इसलिए जहाँ ये वर्णन है कि जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं और हम सभी को की कल्याण की कामना करते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भागवत कथा जहाँ होती है वहाँ पर सभी रोग दोष कष्ट पीड़ा काम क्रोध मद लोभ आदि जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण हो जाता है। इसलिए भागवत कथा का बहुत ही कल्याणकारी महत्व है। और भगवान की जो कथा सुनता है वो अमृतमय है, उसको अमृत प्राप्त होता है और अमरता प्राप्त होती है, उसको शांति प्राप्त होती है, उसको वैराग्य की। मंत्रालय कर्मचारी परिषद के नेतृत्व में पूर्व मंत्री हेम सिंह बढ़ाना का स्वागत कर ज्ञापन सौंपा गया है। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नंदलाल गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन देकर कर्मचारियों की समस्या हल करवाने का आग्रह किया गया। इस दौरान राजेश तिवारी, डॉक्टर राजेश गंगावत, राकेश सैनी, अचल शर्मा, राहुल जोशी, मुकेश गुरु और संजय जैन आदि उपस्थित रहे। अकबरपुर उमरैन भाजपा मंडल ने नए अध्यक्ष पद पर सतीश कुमार पटेल को नियुक्त किया है। वहीं अब नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। उधर कार्यकर्ताओं ने भाजपा के नए मंडल अध्यक्ष का साफा बांधकर स्वागत किया। वहीं पटेल के अनुसार वे राज्य एवं केंद्र की योजनाओं का आम जनता को दिलाने के लिए कार्य करेंगे। इस मौके पर महेश पटेल, ओम प्रकाश यादव, पप्पू राम शर्मा, सचिन गुप्ता और काका पंडित आदि मौजूद रहे। जिला संयोजक वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ आज भारतीय जनता पार्टी के उमरैन अकबरपुर मंडल का चुनाव निर्विरोध चुनाव सरकार ने उसने भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित करके और श्री सतीश पटेल को निर्वाचित किया है। हमने सभी ने मिलकर के सतीश जो मंडल अध्यक्ष से कहा है आप अपना खुद का स्वार्थ छोड़ करके और पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े ऐसा अपन को काम करना है। और साथ में ये भी सुझाव दिया है कि आज की तारीख में जो पार्टी चल रही है कम से कम उससे स्तर से नीचे न गिरे और उस स्तर से ऊंचा बढ़ने का प्रयास करे, ऐसा हम इससे कहा है। और इन्होंने आश्वासन दिया है हम अच्छी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कार्य को उमरैन क्या पूरे मंडल में पूरे जिले में अधिक से अधिक बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों का विराम देते हुए उसके लिए पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया और मेरे को इस काबिल समझा, तो मैं भी मेरी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा कि पार्टी की योजनाओं को अपने आम जन तक पहुंचाऊं और उनके सबकी हेल्प करने के हिसाब से सबका सहयोग करूं और अधिक से अधिक टाइम देखें पार्टी का और मजबूत बनाएं क्षेत्र में। आपका स्वागत हो रहा है जगह जगह। अकबरपुर में जो कौन कौन मौजूद थे जी? अकबरपुर में स्वागत किया है आपके कार्यकर्ताओं, क्या कहोगे? जी महेश सरपंच साहब ने, ओम प्रकाश जी ने, धर्मेंद्र जी ने, पप्पू जी ने, सब सचिन भाई ने सबने स्वागत किया। सबने मेरे को बहुत सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलवर जयपुर हाईवे पर अकबरपुर स्थित हनुमान जी की बगीची में 108 रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। हनुमान जयंती के अवसर पर हवन यज्ञ के साथ रामायण पाठ का समापन होगा। 3 महीने तक 108 रामायण पाठ किए जाएंगे। पंडित आशीष भारद्वाज ने बताया कि हर साल यह आयोजन किया जाता है। साथ ही हनुमान जयंती के अवसर पर अलवर के केडलगंज से विशाल ध्वज यात्रा भी अकबरपुर बगीची पहुंचेगी। ये रामचरितमानस का 108 रामचरितमानस का पाठ है जो कि अकबरपुर गांव के बगीची नाम के स्थान पर ये पाठ हो रहे हैं। 24 दिसंबर से स्टार्ट हुए हैं। करीब करीब ये 11 अप्रैल को ये समापन होगा। उसमें हवन का कार्य भी होगा और 12 हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर भंडारा, विशाल भंडारा होगा और हनुमान जी की झांकी भी आएगी। अकबरपुर थाना अंतर्गत नटनी का बारा में राजस्थान रोडवेज बस और बाइक में टक्कर होने पर बाइक सवार 2 लोगों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार मामराज और निरंजन लाल बालेटा गांव से आ रहे थे। इसी दौरान नटनी का बारा में थानागाजी की ओर से जा रही बस ने उन्हें टक्कर मार दी। इसके बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। वहीं अकबरपुर चिकित्सालय में शवों के पोस्टमार्टम करवाए गए। 12 जनवरी को होने वाले ब्राह्मण समाज चेतना सम्मेलन को लेकर रामगढ़ तहसील रंगमंच पर पोस्टर का विमोचन हुआ।
साथ ही लोगों से अलवर के स्वरूप विलास होटल में होने वाले इस सम्मेलन में भागीदारी का आह्वान किया गया। इस मौके पर विप्र सेना संरक्षक राजकुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ अमित शर्मा, जिला संयोजक चंद्रकांत शर्मा और वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितेश भारद्वाज का स्वागत किया गया। विप्र सेना संरक्षक राजकुमार शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। रामगढ़ में आज हमारे बीच में अलवर से जो विप्र बंधु विप्र सेना से रामगढ़ पधारे, इनका सर्वप्रथम तो रामगढ़ में स्वागत है, सम्मान है। और जिनका आज रामगढ़ में आने का उद्देश्य ये है कि जो 12 तारीख को अलवर में स्वरूप विलास होटल में विप्र चेतना सम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है, उसको सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ से विप्र बंधु वहाँ पर जाएं, अपनी उपस्थिति दें और जो विप्र बंधु जितने भी हैं उनकी मान सम्मान के लिए, उनके सम्मान के लिए या उनके संबंध में जो भी कोई जानकारी या उनको समस्या है उनको निपटाने के लिए जो विप्र सेना के जो पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, श्री सुनील तिवारी जी जो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और भी काफी संख्या में जो विप्र चेतना शिविर में आने वाले हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं और जो भी समस्त पदाधिकारी वहाँ उपस्थित रहेंगे। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि यहाँ जो अलवर से हमारे नुमाइंदे आए हुए विप्र सेना के, इनके माध्यम से और या फिर आज जो है फाइट टीचर, इसके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में अलवर में क्या पूरे राजस्थान में देखें, सरकार है, हमारे जो यहाँ पर हेड बैठे हैं वो ब्राह्मण हैं, लेकिन उचित रूप से इनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है और विप्रों का बहुत ज्यादा आज की तारीख में अनादर किया जा रहा है। तो मैं इस विप्र सेना चेतना के माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भविष्य में इनमें जागरूकता लाने के लिए, इनका मान सम्मान लौटाने के लिए वो प्रयास करेंगे, ये मेरा निवेदन है। विप्र समाज में चेतना लाने के लिए और बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा के लिए विप्र चेतना सम्मेलन का आयोजन रखा गया है विप्र सेना द्वारा, जो अलवर में 12 जनवरी को आयोजित होगा स्वरूप विलास होटल में। इसमें विप्र सेना के प्रमुख सुनील तिवारी जी, विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जोशी जी और सभी जो पदाधिकारी हैं वरिष्ठ वो पधार रहे हैं और आपसी समस्याओं पे यहाँ ब्राह्मण समाज के बारे में चर्चा की जाएगी। ये विप्र चेतना सम्मेलन का आयोजन 12 जनवरी को होने वाला है। और खबर खैतल से, जहां पतलिया गांव में करंट से एक किसान की जान चली गई। थानाधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि इसे लेकर महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट पेश की है। इसमें बताया गया है कि उनका परिजन 22 वर्षीय हितेश सिंह अपने खेत पर पानी देने गया था। मोटर स्टार्ट करते समय बिजली का करंट लगने के कारण उसकी जान चली गई। खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में राष्ट्रीय सेवा योजना का विशेष शिविर लग रहा है। 5वें दिन यहां पाठ्य पुस्तक मंडल के मुख्य प्रबंधक डॉक्टर जितेंद्र जाजोरिया ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने बताया कि लक्ष्य गीत से कार्यक्रम आरंभ हुआ, जबकि सांस्कृतिक सत्र में स्वयंसेवकों ने विविध प्रस्तुतियां दी। सभी गतिविधियों में संकाय सदस्य सरस्वती मीणा, साक्षी जैन, राजवीर मीणा, विक्रम सिंह, सौम्य बारेट और प्रभु दयाल आदि ने सहयोग प्रदान किया। अलवर कृषि उपज मंडी में प्याज के भाव 400 से लेकर 800 रुपए प्रति मन बने हुए हैं। कारोबारी अभय सैनी के अनुसार प्याज में गलन होने के कारण इसे लंबी दूरी पर भेजना संभव नहीं है। साथ ही मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र आदि की प्याज भी बाजार में आ चुकी है, इसलिए प्याज के भाव काफी कम हो गए हैं। साथ ही पाकिस्तान में प्याज का निर्यात बंद है और अन्य देशों में भी सप्लाई नहीं हो पा रही है। सर, मंडी में प्याज की क्या भाव है, क्या आवक है, कैसी क्वालिटी, क्या जानकारी? पिछले दिनों में मौसम खराब होने की वजह से हमारे यहाँ की प्याज की क्वालिटी खराब हो गई और प्याज मौसम नहीं खुलने की वजह से नमीपन की प्याज आ रही थी, जिससे हमारे यहाँ का भाव काफ़ी बिगड़ गया। अब मौसम खुला है तो प्याज कुछ ठीक आने लगी है। आज बाजार रहा है 400 से लेकर 800, 850 किलो। इन दिनों में सभी राज्यों की प्याज आ रही है, इसलिए बाजारों में कोई बहुत ज़्यादा तेजी मंदी का रुख नहीं है। प्याज 15 से लेके और आज की तारीख में लगभग 23 रुपये किलो तक प्याजें बिकी। आने वाले 2-3 महीने अभी प्याजों की बाजार ठंडी रहेगी, क्योंकि सभी जगह की प्याज निकल रही है। अलवर में आज भी 15,000 कट्टे से ऊपर की आवक थी। अब धीरे धीरे अलवर की प्याज कम हो जाएगी। गुजरात की, महाराष्ट्र की, एमपी की चालू रहेगी। पिछेती जो प्याज है वो दिसंबर में लगी, वो प्याज आ रही है। सर्दी में एक तो प्याज का साइज नहीं बनता है, ग्रोथ नहीं होती है और जो प्याज होती है वो पूरी तरह साफ नहीं हो पाती है, सूख नहीं पाती, इसलिए लंबी दूरी पर नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमारे किसानों को अब अच्छे भाव नहीं मिल रहे हैं। वैसे इस साल लगभग सभी किसानों का रकबा के हिसाब से ठीक लोगों को पैसा मिला है। सर, मेरा सवाल ये कि क्या अलवर की प्याज स्टोरेज नहीं हो सकती और क्या अलवर की प्याज विदेशों में निर्यात नहीं हो सकती? 2 बड़े सवाल। देखो जी, स्टोर होने का मतलब है प्याज में रुकने की क्षमता। प्याज में रुकने की क्षमता इसलिए नहीं होती, मैंने बताया ना, हमारे यहाँ नमी की प्याज होती है। सुबह की ओस पड़ती है
साफ नहीं हो पाती है, जब तक प्याज ड्राई नहीं होगी, सूखेगी नहीं, जब तक वो लंबे समय तक रुक नहीं पाएगी। और हमारे यहाँ की प्याज में मट्टी, पानी और धूप लगने से पुनः जर्मिनेशन दे जाती है, इसलिए हमारी प्याज रुक नहीं सकती। इसी तरह से हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट में क्वालिटी के माल चाहिए होते हैं, 10 से 15 दिन के बीच की दूरी का सफ़र हो जाता है। वैसे तो हमारी प्याज नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान जाया करती है। पाकिस्तान तो सरकार का हमारे संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए नहीं जा पा रही है वहाँ की सरकार की वजह से, लेकिन बांग्लादेश और वहाँ जा रही है। और बांग्लादेश में जो ड्राई माल है वो जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी बाजारें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं है, क्योंकि वहाँ का हमको जो पैसा मिलता है 100 रुपये का माल का 70 रुपये मिलता है। करेंसी का बड़ा डिफरेंस है वहाँ पे। और सरकार की 20% की एक्साइज ड्यूटी है, इसलिए अलवर की प्याज ना निर्यात के लिए जा सकती है अभी और ना स्टोर में हो सकती है। ये रोज के कंजप्शन की प्याज। अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर रूपबाज में नौगावा क्षेत्र के युवक कृष्ण को पकड़ा गया है। वह पेन पेंसिल के ऐड के जरिए लोगों के साथ ठगी करता था। हाल ही में उसने अहमदाबाद की एक पीड़िता से 6200 रुपए ऐंठ लिए थे। वहीं न्यायालय ने आरोपी को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा है। कल दिनांक 7/1/25 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रूपवास में एक लड़का मोबाइल फोन से पेंसिल और पेन के फर्जी ऐड बताकर ऑनलाइन लोगों से ठगी कर रहा है, जिस पर सुखराम एएसआई के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई। मौके पे मोबाइल फोन से वो चीटिंग करते हुए पाए जाने पर मौके पे पकड़ा उसको, जिसका नाम कृष्ण कुमार सनोप रोहितास निवासी खोएडा करमयाली नौगावा का अलवर का रहने वाला है। उस लड़के के मोबाइल फोन में एक अहमदाबाद की रहने वाली महिला सोलंकी बसंती से चीटिंग कर राशि प्राप्त की गई है, उसका रिकॉर्ड भी मिला है मोबाइल फोन में और उसके आईडी दस्तावेज वगैरह भी मिले हैं। इस कृष्ण कुमार ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसके द्वारा किन किन लोगों से अब तक ठगी की है इस संबंध में गहन पूछताछ जारी है। इसको पुलिस अभिरक्षा रिमांड पे 3 दिन के लिए लिया गया है। और वहीं साइबर ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए तिजारा पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ग्राम रायपुर का शाहरुख और बाघोर का इसराफ शामिल हैं। थानाधिकारी हनुमान यादव ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुराने सिक्के और नोट खरीदने बेचने के नाम पर यह शातिर ठगी करते थे। उन्हें मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक सुहेल के नेतृत्व में ग्राम मुसैपुर और बाघोर के जंगल में दबोच लिया गया। राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। वहीं सत्ता पक्ष को घेरने के लिए विपक्ष तैयारी कर रहा है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तैयारी में जुटे हुए हैं। उनके अनुसार कई जिलों को समाप्त करने, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा, पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों और योजनाओं को खत्म करने जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर होगा। आने वाले सत्र के अंदर पिछले 1 साल में इस सरकार ने जो जन विरोधी निर्णय लिए हैं, चाहे वो जिलों को ख़त्म करने की बात हो, संभाग को ख़त्म करने की बात हो, चाहे पेपर लीक के मामले हों, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, आन मुद्दों को भूलकर जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आने वाले सत्र के अंदर इस सरकार को घेरने का काम हम करेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL
टीवी, भरोसा अलवर का।